हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखेंगे, फिर लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है। देख लेते हैं, ये देख लीजिए। हर वर्ष 20 अगस्त को मॉस्किटो, खास करके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इस बार वर्ल्ड मॉस्किटो डे का? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्या है थीम? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अच्छा, 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस थे, उन्होंने 1897 में इसकी खोज की थी कि जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसीलिए हर वर्ष 20 अगस्त को ही आपका मलेरिया वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। 1902 में ये जो आपके सर रोनाल्ड रोज थे, ये फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। तो सर रोनाल्ड रोज नाम याद रखिएगा, मलेरिया फैलाने वाले फीमेल मच्छर की खोज की। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे होता है और 20 अगस्त को ही हर वर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम, इन्होंने सक्सेसफुली माउंट मनीरैंक पे चढ़ाई कर ली। आपको पता है माउंट मनीरैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में माउंट मनीरैंक। देखिए, ट्राई सर्विसेज मतलब जल थल नभ, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों की ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट मनीरैंक पर सक्सेसफुली चढ़ाई कर ली। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21,625 फीट। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने माउंट मनीरैंक पे चढ़ाई कर ली है। 15 सदस्यीय टीम थी, आसानी से इन्होंने झंडारोहण किया है माउंट मनीरैंक में। अच्छा, इस टीम को लीड किसने किया था? तो भावना मेहरा, विंग कमांडर भावना मेहरा, नाम है देखिएगा इस टीम की, जो लीडर हैं भावना मेहरा। हिमाचल प्रदेश में आपकी माउंट मनीरैंक। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? कुछ दिन पहले ही राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? पिन वैली नेशनल पार्क है आपका हिमाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है आपका केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये किस वर्ष लॉन्च किया था? तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस 2018 में लॉन्च किया था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजनाथ सिंह जी द्वारा डिस्क 5.0 का इनॉग्रेशन किया गया है, या फिर डिस्क 5.0 को लॉन्च किया गया है आईडेक्स के तहत। तो डिस्क क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। डिस्क को लॉन्च किया गया है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स के तहत। तो नई दिल्ली में राजनाथ सिंह जी ने डिस्क 5.0 को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? लगभग 1000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिए हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत 2021-22 के दौरान। उसके अलावा याद रखिएगा, जो इस बार का बजट आया है फिनेंशियल ईयर 21-22 से लेके अगले 5 वर्षों के लिए, जो हमारा आईडेक्स इनिशिएटिव है उसमें अगले 5 वर्षों के लिए बजटरी सपोर्ट दिया गया है 498.80 करोड़। तो ये मैंने पढ़ाया है पहले भी, और याद रखिएगा 498.80 करोड़ आईडेक्स इनिशिएटिव के लिए दिया गया है 5 वर्षों में। और आईडेक्स डिफेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ये देख लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। नए एजुकेशन मिनिस्टर याद रखिएगा, क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आईआईटी हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। तो बस इतना ही याद रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो नए मिनिस्टर जितने भी अपॉइंट हुए लगभग सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप बस याद रखिएगा नए मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री के हैं। जैसे मनसुख मांडव्य जी के पास क्या चली गई? हेल्थ मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आ गई है। तो ये सब कुछ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे जो है वो दिल्ली को किस सिटी से कनेक्ट करेगा? तो इंडिया में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल
फ्रेंडली हाईवे बन रहा है जो कि दिल्ली को चंडीगढ़ से कनेक्ट करेगा। देखिए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया में ऐसा पहला हाईवे बन रहा है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ये देख लीजिए सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर, जो कि इंडिया का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे होगा, याद रखिएगा। ये जो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे इनको कौन बना रहा है? BHEL। कौन सी स्कीम के तहत? फेम 1 स्कीम के तहत, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की स्कीम है फेम इंडिया स्कीम। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता है। नीति आयोग का इनिशिएटिव है फेम इंडिया स्कीम, लेकिन ये इंप्लीमेंट की जा रही है इसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये जो आपके चार्जिंग स्टेशन हैं ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवेलेबल होंगे इस हाईवे पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, जो कि इंडिया का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें 1964 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? नलिन सिंघल, नाम याद रखिएगा, नलिन सिंघल। रिसेंटली अपॉइंट हुए थे कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स द्वारा हाल ही में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा में कोऑपरेशन के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो ब्रिक्स ने इसरो के साथ एग्रीमेंट किया। किसके साथ? इसरो के साथ। किस लिए? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा में कोऑपरेशन के लिए। ये देख लीजिए ब्रिक्स द्वारा इसरो के साथ पार्टनरशिप की गई है। ब्रिक्स जो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उस डाटा में कोऑपरेशन के लिए। तो ब्रिक्स की इंडस्ट्री मिनिस्टर की बैठक हुई थी 5th एडिशन, उसको पीयूष गोयल जी ने होस्ट किया था, आपको पता ही है। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस समय इंडिया के पास है। तो हाल ही में ब्रिक्स की जो बैठक हुई है, ब्रिक्स की बैठक क्या हुई है, जो भी बैठकें हो रही हैं उसमें ये कहा गया है कि इसरो के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा के लिए। ब्रिक्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ 5 कंट्रीज का ग्रुप है। हालांकि स्टार्टिंग में यानी 2009 में जब फर्स्ट टाइम ब्रिक्स बना था तो इसमें 4 ही कंट्री थे, साउथ अफ्रीका नहीं था। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में हुई थी रशिया में। कहाँ पे? येकातेरिनबर्ग में। और ये देख लीजिए ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की जो 5th मीटिंग हुई है उसमें पीयूष गोयल जी ने उस बैठक को चेयर किया है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स इसमें इंडिया की रैंक है 2nd। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने में इंडिया वाले बहुत आगे हैं। ये देख लीजिए ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसको चैन एनालिसिस ने जारी किया है, जो कि एक ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म है चैन एनालिसिस। उसने 2021 के लिए ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया है। इसको टॉप किया है वियतनाम ने, देख पाएगा। 2nd नंबर पे आता है इंडिया, 3rd पे आता है पाकिस्तान। तो पूरे वर्ल्ड में वियतनाम टॉप पे है क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के मामले में। फिर 2nd नंबर पे है इंडिया। खास बात क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? बिटकॉइन, फिर रिपल, इथेरियम, बिटकॉइन कैश, ये सारी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजेक्शन होता है वो ब्लॉक्स में होता है, बस इतना याद रखिएगा। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स किसने टॉप किया है? वियतनाम में। 2nd है इंडिया। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट टाउन में होता है। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? वजीरेक्स। पहले कोई और था लेकिन अब वजीरेक्स है, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ गई पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी द्वारा पहली बार एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ सेटअप किया रहा है? तो पहली बार लेह में यूपीएससी का एग्जामिनेशन सेंटर बन रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर रहता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही मतलब कि जो लद्दाख था वो जम्मू कश्मीर का पार्ट था। तो यूपीएससी ने कभी भी लद्दाख में या फिर लेह में सेंटर नहीं बनाया यूपीएससी एग्जामिनेशन का। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेंटर पहली बार लद्दाख के लेह में बन रहा है, यानी कि 10 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए लेह में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। इसके अलावा जो एसएससी है वो भी ऐसा ही करेगा। तो लद्दाख अभी तक इसका पार्ट नहीं था, लेकिन अब हो गया है यूपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर का पार्ट। लद्दाख कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी लद्दाख के तौर पर बना था। वर्तमान में आर.के. माथुर जी यहाँ के मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और ये आप देख सकते हैं लद्दाख इज द लार्जेस्ट एंड 2nd लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये देख लीजिए लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिस्ट्री गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है ताकि हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड स्टडी को कंडक्ट किया सके? तो हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 7 मेंबर कमेटी सेटअप की है। किस लिए? ताकि जो हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन की स्टडी हो सके। तो हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 7 मेंबर कमेटी सेटअप की है सुल्तान अहमद इस्माइल की अध्यक्षता में। ये हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड स्टडी को कंडक्ट करेगा। तो देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 7 मेंबर कमेटी गठित की है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन
स्टडी से रिलेटेड, इसको हेड करेंगे सुल्तान अहमद। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये देख लीजिए, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ड्रिलिंग करके निकाला जाता है, इसलिए वो इन्वायरमेंट पर कई बार या फिर ग्राउंड वाटर पर इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि एक्सप्लोरेशन ढंग से हो ताकि वो इन्वायरमेंट पे लॉस ना क्रिएट करें या फिर इन्वायरमेंट को लॉस ना करें। इसीलिए कमेटी बनाई गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। तमिलनाडु आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है मैप में तमिलनाडु। इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है? तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और देख लीजिए, तमिलनाडु इंडिया का तमिलनाडु ने अपने इतिहास में पहली बार एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया है। तो विच स्टेट जिसने अपनी पूरी हिस्ट्री में पहली बार एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट दिया है? तो तमिलनाडु। ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खुखरी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन खुखरी इस बुक को लिखा है राजपाल पुनिया ने। हालांकि एक ही पर्सन नहीं है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ये है बुक का नाम ऑपरेशन खुखरी, दो लोगों ने लिखा है। एक तो राजपाल पुनिया हो गए, दूसरी हैं दामिनी पुनिया जो कि इनकी बेटी हैं। तो देख लीजिए, मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है ऑपरेशन खुखरी। इसमें इंडिया की पीस कीपिंग मिशन का जिक्र है 2000 सन 2000 में जो सिएरा लियोने में किया गया था। अच्छा, इस बुक को हिंदी में कौन ट्रांसलेट करेगा? तो ऑपरेशन खुखरी को राजकमल प्रकाशन द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में नए सेक्रेटरी बने हैं आपके अपूर्व चंद्रा। कौन? अपूर्व चंद्रा। ये हैं अपूर्व चंद्रा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में हाल ही में अपूर्व चंद्रा नए सेक्रेटरी बने हैं जो कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर के। अपूर्व चंद्रा इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। अपूर्व चंद्रा ने रिप्लेस किया है अमित खरे को। तो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके सेक्रेटरी बने हैं अपूर्व चंद्रा, जिन्होंने अमित खरे को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसका सेकंड एडिशन इंडिया होस्ट करेगा कब? तो UN वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का सेकंड एडिशन इंडिया 2022 अक्टूबर में होस्ट करेगा। देख लीजिए, UN वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसका सेकंड एडिशन होने जा रहा है, इंडिया द्वारा होस्ट किया जाएगा अक्टूबर 2022 में। कहाँ पे? हैदराबाद में। आपको सिटी याद रखनी है, UN वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसका सेकंड एडिशन इंडिया हैदराबाद में होस्ट करेगा। कब? 2022 में। बस इतना याद रखना है आपको। फर्स्ट कहाँ हुआ था? 2018 में हुआ था चेन्नई में। चेन्नई बोल गया मैं, चाइना में। हर 4 वर्ष पे होता है वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का अधिवेशन, जिसको इंडिया होस्ट करेगा 2022 में। कहाँ पे? हैदराबाद में। इससे पहले चाइना ने 2018 में किया था। थीम क्या होगा इस बार वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का? टुवार्ड्स जियो इनेबलिंग एंड ग्लोबल विलेज। याद रखिएगा, 4 वर्ष पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा। बस इतना याद रखिए, UNWGIC यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसका सेकंड एडिशन इंडिया होस्ट करेगा अक्टूबर 2022 में। कहाँ पे? हैदराबाद में। फर्स्ट चाइना ने 2018 में। 4 वर्ष पे होता है, याद रखिए। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में देख लेते हैं किस लिए है। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च इसने कहा है कि अगले 28 वर्ष में सी इरोजन के कारण इंडिया की 1/3 कोस्ट लाइन जो है पानी में चली जाएगी, डूब जाएगी। तो 1/3 मतलब 33% जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो अगले 28 वर्षों में पानी में डूब जाएगी। किसने कहा है? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है और चेन्नई में स्थित है। देखिए, 1990 से लेकर 2018 के तहत इंडिया की जो 27% कोस्ट लाइन एक्सटेंडेड है वो भी पानी में चली जाएगी। तो लगभग 28 ईयर्स में, अपकमिंग 28 ईयर्स में 32% के आसपास इंडिया की कोस्ट लाइन अंडर वाटर जाने वाली है। याद रखिएगा, सिर्फ मेन लाइन इंडिया की बात करें तो लगभग 6631 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया की। हालांकि ऑल ओवर इंडिया की जो है 7500 के आसपास 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की कि ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा कोरोजन होगा बजाय वेस्टर्न कोस्ट। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न कोस्ट में, तो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस कम है। जबकि ईस्टर्न कोस्ट में क्या है? डेल्टाई रीजन है, तो वहाँ पे कोरोजन मैक्सिमम होगा ही, आपको पता ही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये कहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अक्टूबर से दिसंबर में आता है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, अभी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून भी कोस्टल रीजन जो ईस्टर्न
एरियाज के है उसको अफेक्ट करेगा आने वाले समय में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखिए 33% के आसपास इंडियन कोस्ट लाइन अगले 28 वर्षों में डूब जाएगी, NCCR चेन्नई की रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की जो 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट है उसमें किस इंडियन ने एंट्री मार ली है? तो हाल ही में राधा कृष्ण दमानी, आपने डी मार्ट सुना होगा, डी मार्ट, ये इन्हीं की संस्था है, डी मार्ट जैसे ही है डी मार्ट। राधा कृष्ण दमानी वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट पीपल्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जो रिटेल चेन है डी मार्ट, उसको ऑन करते हैं राधा कृष्ण दमानी। हालांकि इंडिया से बहुत सारे बिलियनियर हैं, लेकिन ये टॉप इंडियन बिलियनियर आप लिस्ट देख सकते हैं। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स डेली ये रिलीज करते हैं रिपोर्ट, तो इसमें डेली कोई ना कोई घटता बढ़ता रहता है। जेफ बेजोस इस समय वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, कुछ दिन पहले कोई और था, कोई ऐसे करके घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा हाल ही में इंडिया के राधा कृष्ण दमानी वर्ल्ड 100 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के नए गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो L.A. गणेशन मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं। क्यों भाई? ये हैं पहली बात तो L.A. गणेशन बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। L.A. गणेशन ये मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं, क्योंकि मणिपुर की जो वापस गवर्नर थी नजमा हेपतुल्ला, इनके 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और उनका रिटायरमेंट हो गया है। नजमा हेपतुल्ला जी, उनके रिटायरमेंट होने के बाद जो सिक्किम के गवर्नर थे गंगा प्रसाद जी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था मणिपुर का। हालांकि अब ला गणेशन मणिपुर के गवर्नर बन गए हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर का नाम जब भी आया तो याद रखिएगा वर्ल्ड का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में ही है। नाम क्या है? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। एकमात्र तैरता हुआ वर्ल्ड में नेशनल पार्क है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। कहाँ है? मणिपुर में। किस लेक में स्थित है? लोकटक लेक में, यानी कि ये भी मणिपुर में है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की नेचुरल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक। संगाई डियर, संगाई हिरन्स के लिए फेमस है, हिरणों के लिए फेमस है। रिसेंटली O.M. नाम्बियार का निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो केरल से बिलोंग करते थे O.M. नाम्बियार। देख लेते हैं O.M. नाम्बियार कौन है। ये हैं O.M. नाम्बियार। क्यों फेमस है भाई O.M. नाम्बियार जी? पीटी ओसा एक नॉर्मल विलेज गर्ल थी, उनको एशिया की गोल्डन गर्ल बनाया O.M. नाम्बियार जी, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। ये हैं O.M. नाम्बियार। बस इतना ही याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।